हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना 10th क्लास का ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड that we consume. Beside food grains, it also produces raw material for various industries. देखिए, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का एक मेन ऑक्यूपेशन है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है फॉर द मोस्ट इंडियन फैमिली, है ना। कि हमारे देश में जितनी भी इंडियन फैमिलीज़ हैं उनका मेन जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही है ना। अब देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। एग्रीकल्चर लैटिन के दो वर्ड से मिलकर के बना है, एग्री और कल्टर। ओके, यहाँ एग्री का मतलब है लैंड, भूमि, ज़मीन, और कल्टर का मतलब कल्टीवेशन, यानी कि लैंड कल्टीवेशन। आज इंडिया की अराउंड 2/3 पॉपुलेशन, या फिर ये कहें कि अप्रॉक्स 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर की वजह से आज इंडिया के लगभग 125 करोड़, है ना, जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, और लगभग 13 से 14 करोड़ जो एनिमल्स हैं, उनको एग्रीकल्चर की वजह से ही खाना मिल पाता है, उनका पेट भर पाता है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती हैं उनको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा करके देता है किसको, इंडस्ट्रीज़ को। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर की वजह से या एग्रीकल्चर उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके देता है, फिर इंडस्ट्रीज़ में वो चीज़ें क्या होती हैं, प्रोड्यूस्ड होती हैं, तैयार होती हैं, और फिर वो हम सब उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से एक नया फाइनल गुड्स तैयार करते हैं और फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो शर्ट पहने हैं, हम जो क्लोथ्स पहनते हैं, वो क्लोथ्स क्या हैं, वो क्लोथ हमारे कॉटन से बने हैं, और वो कॉटन जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, एग्रीकल्चर से मिलती है ना। तो एग्रीकल्चर क्या हुआ, एग्रीकल्चर क्या दे रहा है, कॉटन दे रहा है। तो जो कॉटन है वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। ओके, और कॉटन एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। बात क्लियर है। ऐसे ही अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, हम सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, अब कोल्ड ड्रिंक पीने का टाइम भी आ गया है। तो जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर शुगर डलती है, तभी तो वो मीठी होती है। अब शुगर इंडस्ट्रीज़ भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हुई। ओके, सो कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई कि आप कुछ इंडस्ट्रीज़ बता सकते हैं, ऐसे नाम इंडस्ट्रीज़ के जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जिनको मिलता है, यानी कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ के नाम बताइए जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल बेस्ड है। ओके, अब आज इंडिया जो है वो टी और शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये कुछ इम्पोर्टेंट वो है मेरे दिमाग में आ गई है कि जो टी है ना, और जो शुगर केन है, हमारा देश दुनिया में इन दो के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है।
इसके अलावा अगर हम जूट की बात करें, बाजरे की बात करें, सिल्क की बात करें, तो हमारे देश का नंबर 2 आता है। वहीं अगर हम टोबैको की बात करें, तंबाकू जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारे देश का नंबर 3 आता है। अब अगर हम बात करें जीडीपी की, है ना, तो हमारी पूरी ओवरऑल कंट्री की जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए जीडीपी का मतलब होता है कि हमारे देश की इनकम, एक तरीके से ये समझ लीजिए। अब अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि जीडीपी का मतलब होता है कि हमारे देश की जो इनकम होती है ना, जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है उससे जो हमारे देश को इनकम होती है उसको जीडीपी कहते हैं। तो लगभग 16% जो हमारे देश की जीडीपी है, यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारे देश की जो इनकम का 16% है, 16% जो पार्ट है, कंट्रीब्यूशन है, वो एग्रीकल्चर से होता है। ओके, तो आज बहुत सारे इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करता है ना। बहुत सारे एक्सपोर्ट हमारे जो एग्रीकल्चर में जो गुड्स, जो प्रोडक्शन तैयार होता है, उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा तादाद में किया जाता है, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। सो ओवरऑल इंडिया के इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि एग्रीकल्चर हमारे देश के लिए कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखिए, एग्रीकल्चर एक बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और फिज़िकल एनवायरनमेंट में चेंज आए, वैसे वैसे फार्मिंग के मेथड में भी चेंज आए। तो इसी फार्मिंग के जो मेथड में चेंज जो आया है, उसी चेंज की वजह से जो हमारी इंडिया की जो मेथड है, उसमें हमारी इंडिया में 3 मेथड को फॉलो किया जाता है। उसमें कौन कौन से? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और थर्ड है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। ओके, ये 3 मेथड हैं हमारे फार्मिंग के। अब एक करके हम देखते हैं कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग क्या है। देखिए, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर is practiced on a small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and family community labor. This type of farming depend upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of the other environment condition to this crops grown. क्या है ये? बेसिकली इस मेथड में एक फैमिली एक छोटे से लैंड को, एक छोटी सी फील्ड को क्या करती है? प्रिमिटिव टूल की मदद से कल्टीवेट करती है। यानी कि एक जो फैमिली होती है वो अपनी फील्ड को, अपनी लैंड को पुराने प्रिमिटिव टूल्स, यानी कि जो पुराने टूल्स हैं लाइक होए, डिगिंग स्टिक्स, है ना, डाव वगैरह, इससे क्या करती है? कल्टीवेट करती हैं। यानी कि नया कोई मशीन नहीं, ट्रैक्टर्स नहीं, है ना। इनके जो क्रॉप होती है वो सिर्फ फैमिली की नीड्स को ही फुलफ़िल कर पाती है। यानी कि इस लैंड के ऊपर जो भी कल्टीवेशन होती है, वो कल्टीवेशन सिर्फ फैमिली की नीड्स को ही फुलफ़िल करने के लिए होती है। यानी कि फैमिली वाले ही या फैमिली के खाने के लिए ही उसको फील्ड पे जो कल्टीवेशन होता है उसका उतना ही कल्टीवेशन किया जाता है कि एक फैमिली अपना पेट पाल सके। इनकी क्रॉप्स मॉनसून पर ही डिपेंड होती है ना, सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड होती है, वर्षा के ऊपर डिपेंड होती है। किसी तरीके का इरिगेशन के लिए, वाटर के लिए कोई अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, ट्यूबवेल्स नहीं है ना, ट्यूब पंप नहीं है वगैरह वगैरह। ये लोग स्लैश, अच्छा हम इसका अगर एग्जांपल देखें तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड यूज़ करते हैं। स्लैश एंड बर्न के अलग नाम भी हैं जिनको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह भी कहते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं, झूमिंग कल्टीवेशन, और सारे नाम हैं। अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अब ये होती क्या है? यानी कि एक लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है ना, जो क्योंकि ये जो लैंड होती है प्रिमिटिव, जो हम फार्मिंग करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, छोटी लैंड होती है, तो उस लैंड के ऊपर जब हम फार्मिंग करते हैं तो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या होने लगती है? वेस्ट होने लगती है। यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? डिक्रीज़ होने लगती है। तो वो उसको खाली छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के लिए उस लैंड को खाली छोड़ देते हैं। और खाली छोड़ने से पहले क्या करते हैं? खाली छोड़ने से पहले उस लैंड को ऊपर जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, यानी कि लकड़ी उकड़ी जो होती हैं, उनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद उसको खाली छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। ओके, और दूसरी जगह पर, दूसरी प्लेस पर जा कर के कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। खाली छोड़ने से क्या होता है? खाली छोड़ने से जो नेचुरल प्रोसेस है ना, उससे क्या होता है? सॉइल की जो फर्टिलिटी है
वो रिप्लेनिश हो जाती है, यानी कि वो रिन्यू हो जाती है और फिर दोबारा से उस लैंड के ऊपर आकर के कल्टीवेशन किया जाता है। ओके, ये होती है हमारी प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी। और स्लैश एंड बर्न या झूमिंग कल्टीवेशन क्या होती है हमने इसमें देख लिया। ये झूमिंग जो कल्टीवेशन है या फिर जिनको हम कह सकते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ये क्या है, ये प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है। ओके, अब हम देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। ये क्या होती है, एक ऐसा मेथड जब एक स्मॉल लैंड पर ज़्यादा हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है, यानी कि छोटी सी लैंड है और उस लैंड पर क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जांपल एक परिवार है, एक परिवार के पास एक छोटी सी लैंड है, अब उसके परिवार में पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और जो उनको जो फीडिंग का काम है या उनको जो अर्निंग सोर्स है वो सिर्फ वो लैंड ही है। ओके, तो उस लैंड पर पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ उस लैंड के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है, यानी कि अब ज़्यादा प्रोडक्शन होने की ज़रूरत पड़ने लगती है। ओके, तो ऐसे में जो फार्मर है वो बायोकेमिकल का यूज़ करते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं, गोबर वगैरह, जो नेचुरल खाद है उसका यूज़ किया जाता है। ओके, इसी के अलावा इरिगेशन का भी यूज़ किया जाता है, रिवर्स का, कैनल्स का, इसके थ्रू इरिगेशन का भी यूज़ करा जाता है। तो ये हमारी कहलाती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। अच्छा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे प्लांटेशन इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। सॉरी, हम ये कमर्शियल फार्मिंग में चले गए। अब हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग का आप इतना सब सिर्फ मान लीजिए कि ऐसी फार्मिंग जो सेल के पर्पज़ से, यानी कि बेचने के पर्पज़ से, मार्केट में बेचने के पर्पज़ से जो एग्रीकल्चर की जाती है, जो फार्मिंग की जाती है, उसको कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। ओके, यानी कि इसका काम होता है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्निंग कमाने के लिए। तो जो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो प्लांटेशन होती है, प्लांटेशन भी कमर्शियल फार्मिंग का ही एक एग्जाम्पल है। ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। प्लांटेशन फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, एक लैंड के ऊपर एक ही तरीके की क्या करी जाती है, क्रॉप लगाई जाती है, प्रोडक्शन की जाती है। जैसे टी के बागान हो गए ना, टी प्लांटेशन हो गया, तो वहाँ पर सिर्फ टी लग रही है और उसको क्या करा जाता है, सेल आउट किया जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, कमर्शियल फार्मिंग में HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये है कुछ फीचर्स कह सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग के। अब हम देखते हैं कि जो हमारी इंडिया में कौन कौन से सीज़न है और किन किन सीज़न में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो अब बात करते हैं इंडिया के 3 क्रॉपिंग सीजन्स की, जो हैं रबी, खरीफ एंड जायद। अब देखिए रबी क्या है, रबी विंटर क्रॉप, जो विंटर में क्रॉप लगाई जाती हैं, फसलें लगाई जाती हैं, वो हमारी रबी के क्रॉप में आती हैं। ये लगभग दिसंबर में, अगर आप देख सकते हैं ना, विंटर में लगती हैं, दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर में लगाई जाती हैं। और हार्वेस्ट कब की जाती हैं, अप्रैल से जून में लगभग हार्वेस्ट की जाती हैं। इनके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, ये क्या है, ये इसकी कुछ फसलें हैं। ऐसे ही अगर हम खरीफ की बात करें, खरीफ क्रॉप ये लगभग समर सीज़न में, तो ये जून जुलाई में लगभग वो करी जाती है, सो करी जाती है ना। और इसको जो हार्वेस्ट किया जाता है वो सितंबर से अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। अगर इसकी फसल के कुछ इंपॉर्टेंट फसलों के नाम देख लें तो जो क्रॉप्स हैं वो हैं राइस हो गया, बाजरा हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। अब बात कर लेते हैं हम जायद की। तो जायद की फसल क्या है, जायद की फसल बेसिकली रबी और ख़रीफ इन दोनों के बीच में जो मंथ बच जाते हैं और उस मंथ के बीच में जो क्रॉपिंग की जाती है, जो फसलें लगाई जाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं राबी की। ओके, तो सॉरी, वो कहलाती है हमारी जायद की। ओके, तो इसके एग्जांपल वाटरमेलन हो गया, है ना, ककुम्बर होगी, ककड़ी वगैरह जिसको हम कहते हैं, ये सब इसकी है। तो ये हो गया हमारा खरीफ। अब हम आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे, इसके आगे कि जो हमारी फसलें हैं बेसिकली राइस, वीट, वो कौन कौन से, कितना टेम्परेचर उनको चाहिए होता है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।